नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैफ़े में। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज़। और ये सीरीज़ ना तो वीकली है ना डेली है। इस सीरीज़ में हमें जितने भी एग्जाम होने हैं अप्रैल के बाद में या फिर अप्रैल में, वो उन सभी एग्जाम में यूपीएससी को छोड़कर, ये स्पेशली ध्यान रखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम को छोड़कर जितने भी बाकी एग्जाम है उन सभी में ये हमें बेनिफिशियल होगी। 90% करंट अफेयर्स आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। मैं भी इसी से तैयारी कर रहा हूँ, आप भी इसी को पढ़िए, बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए इसका, और उससे बाहर 90% इसमें से आ जाएगा। 100% की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके चक्कर में हम पढ़े तो हम अपना 90% भी गवा देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित यात्री, ये अपोलो कार्यक्रम आप जानते हैं कौन सा था। ये 1968 में शुरू किया गया था अपोलो कार्यक्रम। इसके तहत चंद्रमा पर जाना था और 1969 में चंद्रमा पर पहुंच गए थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग उन्हीं में से एक थे। वॉल्टर कनिंगम, ये चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे थे, इसलिए इनका नाम लोग कम जानते हैं। ठीक है, तो ये थे वॉल्टर कनिंगम, इनका भी निधन हो गया है, ये उसमें से अंतिम जीवित यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन शिवा चौहान और कैप्टन सुरभि चौहान जखमोला ने इतिहास रच दिया। इन्होंने क्या किया है? ये कैप्टन शिवा चौहान है, ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, महिला सैनिक बन गई है। ये सियाचिन पर इनको तैनात किया गया है। सियाचिन आप जानते हैं क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। ठीक है, और कैप्टन सुरभि जखमोला कौन है? बीआरओ ने, बीआरओ आप जानते हैं क्या है? बीआरओ होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये भूटान में एक दंतक नाम का प्रोजेक्ट है, दंतक बोल सकते हैं इसको, दंतक। ठीक है, भूटान में है ये, तो इसको भूटान में चल रहा है। और दंतक क्या है? ये एक रोड कनेक्टिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, रोड की कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट है। हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है शिवा चौहान को। ठीक है, और कैप्टन जखमोला को भूटान में बीआरओ की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया गया। दंतक मैंने बता दिया क्या है, ये 1961 में शुरू हुआ था दंतक, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, भारत और भूटान के बीच। ठीक है, 1961 में, 80 नहीं 60। ठीक है, तो ये क्या है? ये रोड कनेक्टिविटी के लिए है ये, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं हिंदी में बताता यहाँ पर चल रहा हूँ, जिसको भी जरूरत होगी वो इंग्लिश में भी पढ़ लेगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आज ये जो है ना, आज मैंने ये ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में लिखे हैं, अगर जैसा भी बेनिफिशियल होगा कि अगर हम देखेंगे, अगर ऑप्शंस दिए जाएं उसमें ज़्यादा अच्छा याद होता है तो उसी फॉर्म में हम कर लेंगे। और अगर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे करके हम जो बीच बीच में अपनी क्विज करेंगे उसमें हम ऑप्शंस के क्वेश्चंस डालते रहेंगे। ठीक है, तो ये है CEBR। CEBR की फॉर्म होती है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये ब्रिटेन की संस्था है, एक ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटेन की संस्था है, और इन्होंने कहा है कि 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है जानते हैं आप? अभी 2.5 प्लस है, 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की ज़्यादा है। इससे मोदी जी का जो लक्ष्य था वो था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना भारत को 2024 तक, जो कि अब नहीं बनने वाला। ठीक है, अब तो बहुत मुश्किल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुंबई के चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया, ये हमें ध्यान रखना है। असम वैभव, असम वैभव क्या है? ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, ये पिछली बार किसको दिया गया था? पिछली बार ये रतन टाटा को दिया गया था। इस बार ये किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। क्यों दिया गया है? इन्होंने कैंसर के इलाज में अपना योगदान दिया था। कैंसर के इलाज में योगदान के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। ये सामरिक वार्ता क्या होती है? ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, इंग्लिश में हम आसान याद कर पाएंगे इसको, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है ये। ठीक है, इसमें से ध्यान रखने वाली क्या बात है? एक तो बात है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। ये कुछ टफ क्वेश्चंस में से होते हैं जो बहुत कम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, इस टाइप के, कि ये कहाँ पर वार्ता हुई, कौन किसने उसको अध्यक्षता करी। ठीक है, तो भारत की ओर से तो अजीत डोभाल ने, आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के अजीत डोभाल, और फ्रांस की ओर से इमैनुअल बोने, ये कहने के लिए बोने हैं, अजीत डोभाल से लंबे हैं, आप इनकी इमेज देखेंगे तो ये अजीत डोभाल से लंबे हैं, लेकिन इनका नाम बोने है, इमैनुअल बोने। ठीक है, तो इन्होंने फ्रांस का नेतृत्व किया था और इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई। हमें ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में ये आयोजित की गई स्ट्रेटेजिक डायलॉग भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने नेटवर्क विस्तार के लिए लॉन्च किए 54 स्टारलिंक उपग्रह। इन्होंने 54 स्टारलिंक उपग्रह कर लिए हैं। आप जानते हैं स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, एलन मस्क कंपनी है। और इन्होंने
इनका लक्ष्य क्या है कि हम इतने सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, एक पूरा जाल टाइप बन जाएगा। इन्होंने इसी को बोला है स्टार लिंक, ठीक है, स्टार के फॉर्म में एक जाल टाइप बना लेंगे ये। हमें इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आने वाले टाइम में देखेंगे, या फिर आप देखेंगे तो पीछे भी ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपण इनका किया गया है, और इनका टारगेट है कि आने वाले 10 साल में, दशक का मतलब है आने वाले 10 साल में 7500 उपग्रह लॉन्च करेंगे। आप सोचिए कितने ज़्यादा उपग्रह लॉन्च करने जा रहे हैं, 7500 उपग्रह, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN एक कंपनी का नाम है, SJVN, आप इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं SJVN। द्रौपदी मुर्मू ने SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। हमें ध्यान रखना है कहाँ पर, ये क्या है, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है। ये रखे कहाँ पर है, ये जयपुर में। अब इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, नाम है इसका बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, लेकिन ये है कहाँ पर, जयपुर में, तो ये हमें ध्यान रखना है। और 5000 एकड़ की जमीन पर विकसित की जा रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर पीसीएस में ये क्वेश्चन आता है तो उसमें फैक्ट में ये भी पूछ सकता है कि कितने एकड़ जमीन पर है, कहाँ पर है, ठीक है, और ये किसकी है, कंपनी का नाम भी पूछ सकता है SJVN। लेकिन अगर नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा कि द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इस योजना का उद्घाटन किया है, तो सीधा सीधा बोलेंगे जयपुर में किया है, वर्चुअली किया है, ठीक है, वीडियो कॉल के माध्यम से। क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना। आप जानते हैं ये यूरोजोन क्या होता है, यूरोजोन होता है जो यूरो होती है मुद्रा, जो यूरो को अपना लेते हैं ना, वो उसमें यूरोजोन के क्षेत्र में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये 20वां देश बन गया है यूरोजोन में शामिल होने वाला, क्रोएशिया, ठीक है। और ये पासपोर्ट मुक्त शेंजन क्षेत्र क्या होता है, शेंजन क्षेत्र होता है, देखिए जैसे यूरोप है पूरा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। तो आप जानते हैं कि किसी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन शेंजन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो कंट्री है अपनी मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उनको पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये 1 जनवरी 2023 से बन गया है, शेंजन क्षेत्र में शामिल हो गया, ठीक है। अपनी मुद्रा को इन्होंने यूरो की मुद्रा को अपना लिया है, बाकी अपनी जो इनकी मुद्रा थी उसको छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन निर्माता गरुण एरोस्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुण एरोस्पेस, ठीक है। ये ड्रोन निर्माता है, एक ही कंपनी है जो ड्रोन अभी भारत में बना रही है अच्छे से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो अभी के टाइम तक, जो मैं आज 2023 के टाइम तक मैं बता रहा हूँ कि गरुण एरोस्पेस से आप आंसर लगा देना, हमेशा सही होगा। इन्होंने किसान ड्रोन बनाया है, उसके लिए इनको 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। एक तो इनको मिला है टाइप सर्टिफिकेट, एक मिला है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट। और इसको प्राप्त करने वाली ये अकेली बन गई है जिसने दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, ये अकेली कंपनी बन गई है गरुण एरोस्पेस, ठीक है, किसान ड्रोन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय, ये देखिए बहुत सारे हैं, ये हम मेन याद कर लेते हैं। हट्टी जनजाति, ये हिमाचल प्रदेश की है, हट्टी जनजाति, ठीक है। हट्टी जनजाति क्या है, ये क्या है ना, ये एक मार्केट लगाते थे पहले, हाट जानते हैं, हाट, जैसे दिल्ली हाट INA हाट आपने सुना होगा, हाट का मतलब ही होता है मार्केट, ठीक है। तो ये पहले मार्केट लगाते थे जगह जगह जा जाकर, उसे हाट बोलते थे, वहीं से इनका नाम पड़ा हट्टी जनजाति, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है। नारी कुरवन और कुरीकुरवन ये तमिलनाडु के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें कई बार हमको रिवाइज करना पड़ेगा। ये नारी कुरवन और कुरीकुरवन ये तमिलनाडु की है, ठीक है। ये क्या करते हैं, शिकार पकड़ने वाले और पक्षी खाने वाले हैं। शिकार को पकड़ते हैं और पक्षियों को खाते हैं, मतलब शिकार को खाते ही होंगे जब शिकार करते हैं तो उसका, और पक्षियों को भी खाते हैं ये, ठीक है। नारी कुरवन कुरीकुरवन, आप देखेंगे तमिलनाडु की जनजाति बहुत ज़्यादा हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि नारी कुरवन और कुरीकुरवन ये दोनों तमिलनाडु की हैं, ठीक है। बुझिया है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। हम ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने की, वैसे तो बार बार से हम रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है हमें, नहीं तो अगर हम ट्रिक बनाते हैं तो फिर हमें ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनानी पड़ती है, इसलिए उनसे बचें। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड ही है। बहुत सारी बुक्स में कई अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर गोंड है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड समुदाय। और बेट्टा कुरुबा है कर्नाटक की, इतनी हमें याद रखनी है, ठीक है। इनको जनजाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत, ये इसकी जो ये है स्टेबलाइजेशन के लिए किया गया है कि भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका स्टेबलाइजेशन कर सकें। हमें बस इतना याद रखना है कि उत्कर्ष 2.0 किस चीज़ से संबंधित है, उत्कर्ष 2.0 RBI से संबंधित है, बस हमें और कुछ नहीं लगता। आप जानते हैं भारत में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं वो सब RBI के द्वारा ही संचालित की जाती हैं, ये बात हमें बहुत काम आएगी, आप इसको ध्यान रखना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, ठीक
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जितनी भी हमारी करेंसी से रिलेटेड पॉलिसी होती है सभी आरबीआई के थ्रू ही हमारे यहाँ संचालित होती हैं। तो आरबीआई ने ही उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत करी है। इसका मतलब पहले भी कभी हुआ होगा? जी हाँ, पहले भी उत्कर्ष, सिर्फ उत्कर्ष शुरू किया गया था, अब 2.0 की शुरुआत की गई है। किस देश ने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए हैं? डाक टिकट जारी किए हैं सर्बिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी मित्रता जाहिर करने के लिए भारत से उन्होंने, सर्बिया ने डाक टिकट जारी किए हैं भारत के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के लिए किस बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? पिरलय। इसका नाम भी आसान है, पिरलय ही आ रही है, आजकल युद्ध हो रहे हैं दुनिया में तो पिरलय ही आ रही है, उस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल? पिरलय बैलिस्टिक मिसाइल को हमने जो ये है रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है खरीदने के लिए। तो ये हमारे आज के 13 क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरह से ये सीरीज अभी बहुत लंबी जाएगी सीरीज तो, लेकिन अब इन 13 को इतना रिवाइज करेंगे कि मैं आने वाले टाइम में क्या करूंगा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से उठाकर रिवीजन के लिए हम डालते रहेंगे। तो उससे आप अपना सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें कितना पीछे का याद रह रहा है। और हमें बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, एक या 2 या 3 बार से करंट अफेयर कभी भी याद नहीं होते। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से आप दो तो एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन 2 क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपका रिवीजन की कमी है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं ज़्यादा इधर उधर ना भटके और सिर्फ जो भी है उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।